वो केवल बीजेपी अपने आप चुनाव नहीं जीत रही है। बीजेपी अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम्स, अपनी नीतियां, अपने विचार लॉन्च करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसके पीछे बीजेपी खुद नहीं है, इसके पीछे बीजेपी का पूरा थिंक टैंक जो आरएसएस है या उसका जो भी है वो है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं यहाँ राजनेता वाली बात नहीं कर रही हूँ कि हमारा मतलब ये कहने से नहीं होगा हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा ये वाला। वो कह रहे हैं कि बीजेपी लुभाती है, ये है वो है, आप भी लुभाइए ना, आपको किसने रोका है? उनको तो कलाकारों से भी समस्या है। उन्होंने कहा कि हमने जिनको यश भारती दिया वो सब हम पाला बदल के भाजपा में चले गए। ना ना ना, ये सदन में कहा है अखिलेश यादव ने, ये सदन में रवि किशन को कोट करते हुए कहा था। एक बात बताइए, मैं धन्यवाद देती हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड दिया। इस बारे में तो मैं भाई कहना पड़ेगा कलाकार के रूप में कि सपा ने एक अच्छा मंच दिया कलाकारों को। कौन कौन कहता है गांव की महिला अशक्त, कमजोर, अशिक्षित थी? गांव की महिला ही कह सकती थी सैया मेहंदी ले आए दिया मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। और खाली मेहंदी नहीं लाना, सैया छोटी ननदी से पिसाए दिया, उसको पिसवा के हमरे हाथन पे लगाए दिया कांटा कील से। एक दूसरे के क्षेत्र में बहुत, जब तक जरूरत नहीं हो तब तक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, पुरुषों का महिलाओं के क्षेत्र में और महिलाओं का पुरुषों के क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारियां अशक्त थीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारी दादियां, नानियां, परदादियां थीं वो अशक्त थीं। ये प्रॉब्लम एक वेस्टर्न सोसाइटी में एक अभियान शुरू हुआ जिसको आप नारी सशक्तिकरण, वुमेन लिबरेशन कहते हैं। परिवार का बोझ कांधे पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। सुना है शहीद की शहादत में अर्थी को कांधा दे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो बेटियां अपना इतिहास गढ़ रही हैं। ऐसे में हमारे साथ प्रतापगढ़ की लाडली बिटिया मौजूद हैं, यश भारती सम्मान से सम्मानित आदरणीय शिवानी मतनहलिया जी। मैम स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से संगीत से आपका गहरा जुड़ाव रहा और संगीत के लिए आप पूरे प्रदेश में, देश में जानी जाती हैं। संगीत से जुड़ाव किस उम्र में हुआ और किस तरह से आप संगीत की तरफ बढ़ी? ये शायद पूर्व जन्म से था, क्योंकि मेरे दादी जी बताती हैं, पेरेंट्स बताते थे कि जब मैं 2-2.5 साल की हुई, जब मेरी समझ थोड़ी विकसित हुई, तब से ही मैं ध्वनि, साउंड, स्वर की तरफ अट्रैक्ट होती थी, मैं गाने पर अट्रैक्ट होती थी मैं, मतलब। तो उसके बाद बहुत जल्दी मुझे मेरी अभिरुचि देख के थोड़ा सा कुछ घर में, मेरी दादी जी गाती थी जैसे घरों में महिलाएं गाती हैं, तो उनके साथ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे कहीं कहीं सीखना, थोड़ा एडवर्ड डिसूजा जी थे यहाँ पर जो अब नहीं रहे, मगर वो सिखाने आते थे। फिर संगीत मैंने बनारस में मैं पढ़ने गई तो वहाँ पद्म विभूषण है पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला 2 साल। बहुत इस तरह के लब्ध प्रतिष्ठित गुरु। उसके बाद बाकायदा ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा से हमारा जो है तालीम हुई। जब मैंने 91 में ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद से पंडित राघवमणि पांडे जी थे। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारी लंबी, मतलब लगातार चलता रहा। मैम कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, खासकर हम जैसे प्रतापगढ़ के रहने वाले लोग या सामान्य परिवारों के लोग। आप संगीत के क्षेत्र में जब आगे बढ़ी तो क्या परिवार की तरफ से कोई रोक टोक या कुछ ऐसा? यहाँ मैं 2 बातें आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि नंबर 1, संगीत के क्षेत्र में मेरे परिवार को ज़्यादा मतलब आप सामान्य कह सकते हैं, नहीं तो मेरा जो मतनहलिया परिवार से, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, लगभग हमारा 5 पीढ़ी का एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। हम आज भी नगर सेठ कहलाते हैं और एक ज़माने में, अब उसका डिटेल तो मैं बाद में यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मगर एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत नामी परिवार की मैं बेटी हूँ। संगीत के लिए मुझे रोका नहीं गया, मेरी अभिरुचि को देख के कभी ये नहीं कहा गया कि ये नहीं करना है। ये शंका जरूर थी कि जब आज से लगभग, मैंने बताया ना, 91 से मैं सीरियसली करने लगी और 93, 95 तक आते आते लगभग 30 बरस पहले तक मुझे समझ में आ गया था मुझे यही करना है। यहाँ मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रही हूँ, मैं लोक संगीत की बात नहीं कर रही हूँ, लोक संगीत या चलताऊ म्यूजिक की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये जरूर था, एक चुनौती जरूर थी कि जो भी करो अच्छा करना है,
शालीन करना है, ढंग का करना है, और ऐसा रोक नहीं थी। मगर बहुत अब चूंकि मैं सांगीतिक परिवार से तो थी नहीं, तो प्रोत्साहन भी नहीं था। लेकिन आज के 30 बरस पहले बहुत अलग प्रकार की चुनौतियां थी, बहुत ही अलग प्रकार की चुनौतियां थी। और संघर्ष मेरा प्रतापगढ़ में इस बात को लेके शुरू हुआ था कि उस समय तक संगीत को कोई विधा नहीं माना जाता था। खेल कूद विधा है, शिक्षा विधा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, वो सब एक्सेप्टेड है। मगर म्यूजिक एक फील्ड, म्यूजिक एक करियर के रूप में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये अवधारणा थी ही नहीं कि संगीत में भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे में मेरे लिए कुछ ऐसी स्थिति थी, क्योंकि मुझे, अब जिसको कहते हैं आप, मुझे संगीत से मोहब्बत हो गई थी। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यही करना है जीवन में, और इसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया कि नहीं, जो भी है म्यूजिक है। तो उसके साथ बहुत सारे जिसको जैसे आप कहते हैं कि बहुत व्यवधान इस तरह से आए कि मैं ऐसी जगह में थी जहाँ संगीत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। अब सोचिए कि मैं संगीत में पहली पीएचडी हूँ प्रतापगढ़ में, तो ऐसा नहीं कि पहले पीएचडी थी नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं इस तरफ में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत कठिनाइयां इस दिशा में आई कि मुझे चीज़ों को खोजने में, अपने तरह से बनाने में कई चुनौतियां थी। एक तरफ घर परिवार को समझाना कि म्यूज़िक अच्छी चीज़ है, हमें करना है, और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना ज़रूरी था कि संगीत, लोगों की जैसे निगाह थी ना, क्या करने जा रही हैं ऐसा। तो उसके बाद बहुत सारे पुस्तकों का अभाव था, तो मैंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई। मेरे पास लगभग 250 से ज़्यादा संगीत विषयक पुस्तकें हैं अभी भी, और लगभग 500-600 कैसेट्स, उस ज़माने में कैसेट्स आती थी। तो कैसेट्स में, क्योंकि लोगों का गाना सुनने, कोई भी कला बंद कमरे में नहीं पनप सकती है, उसको माहौल चाहिए। तो माहौल यहाँ कैसे मिलता, तो मैंने माहौल अपने लिए बनाया। मैं गाना सुनती थी रेडियो पे, मतलब मैं यहाँ शास्त्रीय संगीत की बात कर रही हूँ, और इस तरह से करके काफ़ी, जिसको कहना चाहिए आपकी, बहुत मेहनत की मैंने। और ये भी एक चैलेंज था कि जो आर्थिक एक पक्ष है, क्योंकि पैसा लगता है हर चीज़ में। गुरुजी मुझे सिखाने आते थे, मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, मैंने एमए किया, फिर प्रवीण किया, फिर पीएचडी किया, फिर नेट किया। मैं संगीत में पहली नेट भी हूँ प्रतापगढ़ में। बड़ी बात है। तो नहीं, बड़ी बात ये है कि इस दिशा में मैंने सोचा। जी, बिल्कुल। तो दोनों बात है। अब प्रॉब्लम ये कि मैं उसको संघर्ष नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो मैंने बाई चॉइस किया। किसी ने मेरे ऊपर थोपा नहीं था कि करो नहीं तो गोली मार देंगे। रणभूमि आपने चुनी थी? मेरे लिए रणभूमि थी नहीं, मुझे इश्क था, मुझे प्यार था। तो जब आपको किसी भी व्यक्ति से या किसी चीज से प्यार होता है, तो आप उसके लिए रास्ते बनाते हैं। फिर आप ये बिल्कुल परवाह नहीं करते वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। तो ये सब जैसे लोग कहते हैं संघर्ष, मुझे लगा ही नहीं मैं संघर्ष कर रही हूँ। फिर बहुत लंबा एक टेन्योर रहा, जबकि प्रतापगढ़ में लोगों ने संगीत को सम्मान देने का जब बात आई, तो मुझे लगा कि ये सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि संगीतज्ञों को, संगीत को लोग जानते ही नहीं है। तो संगीत के कॉन्सर्ट्स प्रतापगढ़ में मैंने कराने शुरू किए, शास्त्रीय संगीत के। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने 100 से ज़्यादा प्रतापगढ़ में अपने दम पर, बिना किसी बाहरी सहायता की, प्रतापगढ़ में मैंने म्यूज़िक के सेमिनार्स, कॉन्सर्ट्स, वर्कशॉप्स, विचार गोष्ठियाँ, सब 100 से ज़्यादा मैंने कराई हैं। विभिन्न अपना मैंने एक पाथे नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस तरह से करके लोगों के बीच में म्यूज़िक को लेके एक उत्सुकता, स्वीकार्यता, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट, रुचि पैदा की। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार यात्रा थी, जो अभी ऑफकोर्स यात्रा तो अभी चली रही है। लेकिन मैम, आपने कहा कि आप पहली पीएचडी थी प्रतापगढ़ में संगीत से, और पहली बार आपने नेट भी क्वालिफाई किया था प्रतापगढ़ में, 99 में। मैम, बहुत से ऐसे बच्चे आज भी हैं जिनके अंदर गुण तो है, जिनके अंदर माँ सरस्वती ने वो विधा तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक सिस्टम में या कुछ ऐसी कारणों से वो गुण उनके निखर नहीं पा रहे हैं, या परिवार उनको आगे नहीं जाने दे रहे। उनको ये दबाव बनाया जाता है कि नहीं भाई, तुम पढ़ाई करो, संगीत गाना गा के क्या करोगे। तो इन चीज़ों को लेकर के शिवानी मतनहलिया जी क्या संदेश देना चाहेंगी?
पहली बात तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई संदेश दूं, और दूसरी चीज़, मेरा जो पिछले लगभग 35 वर्ष का वैसे और 30 वर्ष का फुल म्यूज़िक में जो अनुभव है, और मैं यहाँ कॉलेज में भी लगभग 27 साल हो गए मुझे, डिग्री कॉलेज में MDPG में HOD हूँ म्यूज़िक की। तो पहली बात तो, जब किसी को दिल से आप कुछ चाहते हैं, तो जैसे एक फिल्म का डायलॉग है ना कि पूरी कायनात जुड़ जाती है वो आपको देने में, तो मैंने ये देखा है कि बोलते लोग सब हैं कि इनके लिए गुण को कैसे उभारा जाए। पूरी दुनिया में आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे जो किसी और ने किसी के गुण को उभारा। प्यासे को खुद पानी लेके पीना पड़ता है ना। बहुत हो सकता है तो उसको साफ पानी की उपलब्धता उसको खोजनी पड़ेगी, कहाँ मिलेगा, ग्लास कहाँ मिलेगा, इत्यादि। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत से बच्चों के लिए कोशिश की। मेरे साथ जो टीम बैठी थी आज भी प्रोग्राम में, उनमें से अधिकांश मेरे स्टूडेंट्स थे। लगभग 250 से 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स म्यूज़िक कर चुके हैं ग्रेजुएशन में। लगभग 4 बच्चों ने PhD की, मतलब हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन। एक ज़माने में MDPG में ग्रेजुएशन में म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हुआ, तो मुझे वहाँ पर गर्व है कि मुझे वहाँ बुलाकर अपॉइंट किया गया कि आप आइए और म्यूज़िक डिपार्टमेंट संभालिए। मेरा ऐसा कोई सोच नहीं थी कि मुझे नौकरी करनी है। तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि म्यूज़िक में कोई नौकरी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रतापगढ़ में म्यूज़िक में कुछ था ही नहीं। तो बस मैं गा रही थी, सीख रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ से बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे किए। लगभग 6 स्टूडेंट्स मेरे केंद्रीय विद्यालयों में म्यूज़िक टीचर्स हैं। आज भी प्रतापगढ़ के आप जितने भी लीडिंग यहाँ पे स्कूल्स हैं, सेंट फ्रांसिस, सेंट एंथनीज, संगम इंटरनेशनल, ये आत्रे का तो अभी नहीं, लेकिन ये वाला संस्कार, बहुत सारे जितने स्कूल्स हैं, जयपुरिया वगैरह, आपको जान के खुशी होगी कि हर जगह और बहुत सारे गाँव में भी मेरे स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स हैं, वो अलग अलग जगह लेक्चरर्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई माँ बाप बच्चे को मना नहीं करते म्यूज़िक मत करो। उनका कंसर्न ये होता है, बस उनका ये सोचना होता है कि बच्चे को एक सुखद और एक जैसे ना प्रॉमिसिंग फ्यूचर मिले, एक ठीक ठाक फ्यूचर मिले। तो जब हम उनको ये एहसास करा दें कि म्यूज़िक में भी अच्छा करियर, आजकल मैं कॉलेजेस में एक इस विषय पे लेक्चर्स कर रही हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में जाके, कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं, कैसे। क्योंकि आज भी कलाओं को शौक की चीज़ समझा जाता है। गाना बजाना, नाचना, पोइट्री लिखना, ये मेरे बेटे को बहुत शौक है, ऐसा बोलते हैं। तो हम उसको एक करियर के रूप में हम उसको फीड ही नहीं करते कि म्यूज़िक में पैसा कैसे कमाएं या डांस करके पैसा कैसे कमाना है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाने का मैंने एक गंभीर प्रयास किया है, कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक जैसे कहा कि अपने लिए आपको मार्केट बनाना पड़ेगा। जैसे कोई नया अब यहाँ मैं टोटल प्रोफेशनल बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल इसलिए कि हम पेरेंट्स को समझाने, हम ये नहीं, मैंने म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, ऐसे नहीं काम चलेगा। म्यूज़िक से लाभ क्या है वो बताना है। तो पहली बात तो मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मुझे यश भारती के अलावा 30 और अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें नेशनल, स्टेट लेवल और लोकल सारे हैं। मुझे 3 ऐसी फेलोशिप्स गवर्नमेंट की मिल चुकी हैं, जिसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिला रिसर्च करने का, काम करने का। एक और अवार्ड मिला जो मेरे 5 रिसर्चेस को ध्यान, मैंने 5 लगभग रिसर्चेस किए हैं म्यूज़िक पे नेशनल लेवल के, उसके लिए मुझे 51,000 रुपया मुझे अवार्ड मिला। अब आप सोचिए, यश भारती की बात कीजिए तो मतलब यश भारती न केवल प्रदेश का बल्कि देश का एक तरह से सबसे बड़ा अवार्ड इसलिए है क्योंकि 11 लाख रुपया यश भारती में आपको अवार्ड मनी मिलती है। अब आप सोचिए, 11 लाख रुपया आपका बच्चा कमाने जाएगा तो उसको नहीं करते भी 5 साल तो लगेंगे ही। और रही बात परफॉर्मेंस के, मान लीजिए स्टेज की, आप एक नॉर्मल इंजीनियर जब एक कमाने निकलता है तो उसको 20 से 25,000 की नौकरी मिलती है स्टार्टिंग में, है ना। जबकि एक ठीक ठाक आर्टिस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा पैसे, मैं खुद जब चार्ज कर रही हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पैसे, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है परफॉर्मेंस करने के, रिसर्चेस करने के, ये मतलब संचालन, मंच संचालन के, लिखने के, हर चीज़ में पैसा है। हम सही दरवाज़ा नॉक नहीं कर रहे हैं। तो मैं आजकल बच्चों को बता रही हूँ कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, आप अपने लिए मार्केट कैसे क्रिएट करें।
तो ये कहना कि टैलेंट बहुत है और वो टैलेंट को कैसे दिशा दिया जाए, नहीं, टैलेंट है लेकिन आजकल क्या चीज़ में टैलेंट है वो कॉपी कर रहे हैं। 90% 95% लोग केवल कॉपी कर रहे हैं। जो रिकॉर्डेड है जो है उसी को गा के, उसी को बजा के, उसी में करके रीमेक बना रहे हैं, रीमेक या कॉपी। सिंपल आप मंच पे जाइए, केवल कॉपीड मिलेगा आपको। अभी आपने सुना जो, तो मैंने एक भी आपको कॉपीड नहीं मिला मेरा परफॉर्मेंस में। तो ये ओरिजिनलिटी है। मुझे पैसा, जो चीज़ लता जी गा गई, जो चीज़ किशोर कुमार गा गए, जो चीज़ मान लीजिए मेरे अंगना में राम जी आएंगे हो चुका, पब्लिक उसको सुनना चाहती है, मगर शायद वो आपको उसके पैसे नहीं देगी। यहाँ बात पैसे की है, तो वो भी गाइए, मगर ओरिजिनलिटी विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सिर्फ रील्स बनाने से और सिर्फ कॉपी करके गाने से या डांस करने से नहीं होगा। तो टैलेंट का मतलब देखिए, यहाँ पर मैं एक बात जो आपने कहा ना, संदेश देना, मैं संदेश नहीं देना चाह रही हूँ, मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर अगर कोई बात होगी तो पब्लिक अपने आप आपको एक्सेप्ट करेगी। ऐसा नहीं है, पब्लिक उसमें नहीं बहती है, धारा में बहती है, मगर जैसे कुछ अच्छा सुनने मिलता है, बहुत से ऐसे लाखों उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला, जहाँ अच्छी चीजें हिट हुई हैं। वरना लता जी हिट ना होती, किशोर कुमार को आज भी आप ना गा रहे होते। तो ये चीजें हमारे बच्चों को समझनी पड़ेंगी कि हमें कला किसको कहते हैं और एंटरटेनमेंट किसको कहते हैं। एंटरटेनर जो मनोरंजन कर रहा है दूसरों का, वो कलाकार नहीं है। तो ये फर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको अपने अंदर इनोवेशन, मौलिकता, नवीनता लानी पड़ेगी, और वो पुरातन के रास्ते पर चल के आएगी। आप अपने आप कोई नया आविष्कार ऐसे नहीं कर सकते, नई बात नहीं पैदा कर सकते हैं। तो पहले जैसे हमारे गुरुजन कहते थे, पहले सुनना और फिर गुनना, उसको समझना और फिर सीखना, और तब फिर गाना की बारी आती थी। तो ये हर कला धैर्य मांगती है और जो है मतलब समझ मांगती है कि आप कैसा समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये लंबी चर्चाएं हैं। मैम, जैसे बात की जाए, आपने कहीं नवीनता की, आपने कहा पुरातन की बात की। अवध में हम बैठे हैं, अवधी भाषा हम बोलते हैं, हमारा प्रतापगढ़ अवधी भाषा बोलता है, एक बड़ा क्षेत्र है अवध। अवध में संगीत भी है, लोग अवधी गीत भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं। देखा जा रहा है आज के दौर में लोकगीत कहीं ना कहीं कमतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? हम लोग बड़ी, आपने बहुत ऐसी बात छेड़ दी जिस पे बहुत मेरा अभी काम चल रहा है और उसमें आपको शेयर करना चाहूँगी। मैं इन लोकगीतों को सिर्फ गीत नहीं मानती हूँ, मैंने लोकगीतों को गा भी रही हूँ मैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सामाजिक इतिहास के जीवंत अभिलेख हैं। हमारा कॉमन मैन, हमारा आम आदमी क्या सोच रहा था, क्या मान्यता है, क्या विश्वास है, क्या जीवन शैली है, क्या परंपराएं हैं, ये सिर्फ लोकगीतों में जिंदा है। तो हम लोग, मैं 6 साल से मैं इनको एकेडमिकली लाना चाहती हूँ कि इनका अध्ययन करें हम, और इसमें जो गानों में, उन गीतों में जो बात है, अंतर्निहित जो व्याख्या है उसकी, जैसे हम लोगों ने सूर कबीर के दोहे और पद पढ़े हैं, तो उसमें हम लोगों ने बचपन में व्याख्या पढ़ी है ना, करते थे भी व्याख्या। तो सूर कबीर दास जी तो 2 लाइन लिख गए, मगर हम उसकी व्याख्या करते थे और बड़ी सी व्याख्या करते थे। तो उसी तरह से इन लोकगीतों को एकेडमिक उसमें लाने की जरूरत है। हम बच्चों को इनके निहितार्थ, इनकी स्टोरी बताएं। और ऐसे मैं लेक्चर्स कर रही हूँ, जैसे लोकगीतों में, अवधी लोकगीतों में नारी विमर्श के स्वर, और अवधी लोकगीतों में जो अलग अलग जैसे एजेंडा है कि कैसे हम श्रम को महत्व देते हैं, ये लोकगीतों में है। वो तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उदाहरण देने लगूंगी। और हम लोग इसको, मैं करीब 6-7 साल से कर रही हूँ। हम लोग गाँवों में जाके जो पुराने लोग, दादियाँ, नानियाँ और जो चाचा जी लोग लोकगीत गाते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में, उनका डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन माने पूरा लिख रहे हैं और उसमें पूरा उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब गाया जाता है, इसमें जो शब्द आ रहे हैं ये क्या है, और इसके बाद जो है हम लोग उसको संजो रहे हैं। और ऐसे लगभग 3000 लोकगीत मैंने संकलित किए हैं। और अभी एक इसके में संगीत नाटक एकेडमी को मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट, अगेन मैं कहती हूँ कि जो आपके आंगन में बिखरे पड़े हैं लोकगीत, आपकी जो दादी नानियां गाती हैं, आप सोच सकते हैं उन लोकगीतों के लिए संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। आप अपनी दादी नानी को सुनते ही नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं कि हम अपनी चीज़ों पे ध्यान ही, और ये मैं बार बार कहूँगी कि हाउ टू मार्केट इट, उसका मार्केट कैसे बनाएं और वो आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। अगर आप गंजे को कंघा बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा। तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारा टैलेंट किस चीज़ में है। जैसे मुझे कपड़ा बेचना हो तो मैं फेल्योर होंगी, है ना। मुझे टूथपेस्ट टूथब्रश बेचना हो तो आई कैन नॉट स्पीक अबाउट, मैं उसके लिए बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकती हूँ, तो वो मेरा म्यूजिक है, या जो मैं उचित समझती हूँ। तो वो लोकगीत मैंने एक गवर्नमेंट को भी बड़ा प्रोजेक्ट बना के दिया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इतिहास तो विजेताओं का, राजाओं का लिखा गया, लेकिन कॉमन आदमी क्या सोच रहा था, क्या मान रहा था, क्या झेल रहा था और क्या सोच रहा था, ये लोकगीत में गाए गए हैं। केवल तानसेन अकबर के लिए गा रहे थे, यही कारण है तानसेन घर घर नहीं गाए जा रहे हैं, रामचरितमानस घर घर गाया जा रहा है। तो कॉमन आदमी अलग सोच रहा था, अलग चीजें गा रहा था, बिरहा गा रहा था, नौटंकी कर रहा था, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा था, और उसमें हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम है। इनको एकेडमिक्स में लाने की जरूरत है, मैं इसको लेके सीरियस हूँ। जैसे एक है ना लोकगीत है, निमिया के डरिया मैया डाले ली हिंडोलना। अब लोग कहते हैं ये देवी गीत है, ये देवी गीत है, लेकिन उसके अर्थ क्या है। देवी एक मालिन से कह रही है कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। देवी मालिन से कह रही है, और वो मालिन क्या कह रही है, देवी होंगी आप अपने घर की, मेरी गोदी में ललना है, पानी कैसे पियाए तुमको। तो कह रही है, वो रुक जाती है। अच्छा भैया, वो ये नहीं कि श्राप दे देती हैं, वो कह रही है कि रुक जाओ, तो पानी एक हाथ में ललना ले लो, एक हाथ से पानी पिला दो। ये जो वो पानी पिलाती है, देवी उसको आशीष दे के जाती हैं। आप राम के जन्म के सोहर ले लीजिए, जहाँ दाई रानी कौशल्या से झगड़ रही, रानी कौशल्या से दाई झगड़ रही है, इतना नहीं लेंगे नहीं तो नार नहीं काटेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे समभाव के प्रतीक हैं। ये लोकगीत सिर्फ लोकगीत नहीं है, ये आख्यान है हमारे कहाँ से कौन कहता है गांव की महिला अशक्त कमजोर अशिक्षित थी। गांव की महिला ही कह सकती थी सैया मेहंदी ले आए दिया मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। और खाली मेहंदी नहीं लाना, सैया छोटी ननदी से पिसाए दिया, उसको पिसवा के हमरे हाथन पे लगाए दिया कांटा कील से। आज इतना कह दे लेडी जो हम तथाकथित मॉडर्न वुमेन बन रहे हैं तो भयानक रार हो जाए। लेकिन वो हमारी महिलाएं, हमारी दादी नानियां क्यों सशक्त थी, क्यों वो हेल्दी थी, स्वस्थ थी, क्योंकि वो गाती थी। वो अपनी सारी कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन, अपने दुख, अपनी शिकायतें गा के निकाल देती थी, गरियाती थी। क्योंकि आप ऐसे लड़के वालों को कुछ नहीं बोल सकते हो, आपके यहाँ बारात लेके आए हैं, लेकिन गाली दीजिए जम के वहां पे खाते समय, वो सुनेंगे। तो ये क्या था, ये मैं कहती हूँ कि लोकगीत केवल गीत नहीं है, ये बाईपास है। जैसे जब रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आप बाईपास बनाते हैं, कि ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट कर दो। तो ये हमारे जब विचारों का, भावनाओं का जब ट्रैफिक दिमाग में बहुत बढ़ जाता है तो हमारी महिलाओं ने अपने लिए रास्ता ढूंढा। लोकगीत स्वर हैं उनके जो मेन स्ट्रीम में, जो मुख्य धारा में जो नहीं बोले, शोषित वर्ग हमारा, जिसको हम 4th क्लास कहते हैं, हमारा श्रमिक वर्ग हमारा जो है। अब बताइए, ऐसे ऐसे आख्यान लोकगीतों में मिलता है कि हम पिया चला हम लड़े चलब तो से जो है ना गोरा साहब से, इस तरह की रसिया मिलते हैं, है ना। तो आप बताइए कि जो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर हमने कभी इनको उस तरह से ध्यान ही नहीं दिया कि इनकी वैल्यू क्या है।
तो अब हम लोग देखिए मैं कितना कर पाती हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत सीरियसली इस पे काम कर रही हूँ। मैम, गीत की बात की जाए तो भाषा से ही जनित है, और भाषा की बात की जाए तो हिंदी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अवधि के ऊपर हावी हुई है। कभी कभी व्यक्तिगत मुझे ये लगता है कि आने वाले 20 सालों में अवधि भाषा विलुप्त होने के कगार पे आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक डर है कि भविष्य में आने वाले 20 सालों में हमारी भाषा, जो हमारी प्यारी भाषा है, जो राम की भाषा रही है, हमारी अवधि रही है, वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो आप गीत को संजो रही हैं, भाषा को कैसे संजो ना जाएगा? भाषा भी देखिए, गीत को संजोने के लिए यही कारण है कि उसमें हमारी भाषा नहीं बोली है। भाषा अलग होती है, जिसका ग्रामर होता है, बोली है। उसमें हमारे रीति रिवाज हैं और संबंध हैं। बच्चे के जन्म पे भाभी क्या करेगी, चाची क्या करेगी, सास क्या करेगी, मायके से क्या होगा, और भाषा उसमें जब बचेगी, आप गीत गाएंगे तो भाषा बचेगी ही बचेगी। और दूसरा चीज जो मेरी सोच है कि भाषा को ग्लैमराइज करना पड़ेगा हमें अवधि को, जैसे आज ग्लैमर का युग है, हमारा यूथ जो है थोड़ा सा ग्लैमर की तरफ प्रभावित होता है। तो अवधि के लिए जैसे अवधि कवि सम्मेलन हो, अवधि गीतों के कॉम्पिटिशन्स हो, और उसमें एक बड़े मकाम पर, मतलब जैसे वही मैंने कहा एकेडमिक में जब आ जाएगी ना अवधि, लोग जैसे भाई आज आप सूरदास जी को पढ़ते हैं तो ब्रज भाषा पढ़ रहे हैं ना आप, मीराबाई को पढ़ते हैं तो मारवाड़ी पढ़ रहे हैं आप। तो जब अवधि के लोगों, अच्छा वो उनके आप जीवनी भी पढ़ रहे हैं, तो जब अवधि कवियों की, जब अवधि कलाकारों की, आप जो बड़े कलाकार हुए हैं, मान लीजिए मालिनी अवस्थी जी अभी अच्छा गा रही है वो, तो इनकी जब आप जीवनियां पढ़ेंगे, ये एकेडमिक्स में आ जाएगी तो फिर खत्म नहीं होगी, फिर विलुप्त नहीं होगी। तो इसीलिए सारे उसका मैं ये कर रही हूँ कि आज इसको संजोना बहुत इजी है, बिकॉज हमारे लिए रिकॉर्डिंग बहुत इजी है, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं इनको ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड करके उसको सेव कर रही हूँ, और उसका पूरा एक आख्यान प्रस्तुत करके उसको मंचों पर ले जाने की इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग इस भाषा को सुने। और ये आप थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से इतर ये बात जरूर कहूंगी, मतलब मेन स्ट्रीम से हटके, कि भाषाएं और बोलियां इतनी जल्दी नहीं मरती, इतनी जल्दी कुछ नहीं होना, क्योंकि आपकी बोलियां सुदूर देशों तक जीवित है। मैं अफ्रीका गई थी एक प्रोजेक्ट पे, जहां मुझे 10 दिन बच्चों को सिखाना था, फिर प्रोग्राम करना था। तो वहां मैंने जब गाना शुरू किया प्रोग्राम में, तो मैंने कहा भाई जुलाई आ गई है और बारिश, भारत में बारिश शुरू हो गई है, और मैं आपको कजरी मैं सुनाऊंगी बनारस की। तो मैंने कजरी सुनाई, तो वहां जो बड़े 70-80 साल के लोग बैठे थे, उनके आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे थे। बाद में आके वो मुझे ऐसे छू छू के देख रहे थे, बोले ये जो भाषा आप गा रही है हमारी दादी नानी की भाषा है, ये हमारी दादी बोलत रही। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज सब गिरमिटिया मजदूर बन के अफ्रीका गए थे। तो किसी की, कोई बस्ती का, कोई फैजाबाद का, कोई बनारस का, कोई गोरखपुर का, उनके पैतृक 2 पीढ़ी पहले, और वो लालायित है अपने बच्चों को वो भाषाएं सिखाने में। तो ये सोच को मैं क्या ही कहूँ कि जब माएँ कह रही हैं कि ऐसा इनके साथ अवधि मत बोलिए, नहीं तो ये अवधि बोलना सीख जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं ये कह सकती हूँ जब वो, अब आप देखिए, मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रतापगढ़ के बहुत बड़े जो 2 बड़े नेता हैं, एक राजा भैया है, एक प्रमोद तिवारी जी है, दोनों खूब अवधि बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड अवधि बोलते हैं, आह्वान भी करते हैं अवधि बोलिए। हम एक कलाकार के रूप में, अब तो सब लोग जैसे आप हैं मान लीजिए, तो मैं यहाँ सबको ये कहूंगी कि भाई ये काम किसी दूसरे पे मत छोड़ो कि तुम भाषा सिखाओ, आप अवधि को जिंदा रखिए, आप अपने अंदर का अवध जिंदा रखिए। तो ये मैं कहना जरूर चाहूंगी कि हम भाषाओं को हम जबरदस्ती या लेक्चर करके नहीं सिखा सकते हैं, बोल के सिखा सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है, ये उनका सोच हो सकती है। मैम, बात की जाए सरकार की भी बात कर लेते हैं। कभी कभी आप सरकार का भी झंडा बुलंद करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। एक तरफ आगे 27 का चुनाव है और पार्टी दावा कर रही है कि हम 27 में ताल ठोक के सरकार बनाएंगे। सुरक्षा, सद्भावना, सेवा की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार पे हमलावर रहता है। 8 साल पूर्ण हुए हैं, एनकाउंटर से शुरू हुई सरकार, बुलडोजर पे आई सरकार, बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। आप यहाँ बैठी हैं, आप क्या सोचती हैं, पूरे 8 साल को कैसे देखती हैं आप? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, विपक्ष बहुत हमलावर है, मान लिया,
मुझे ये बताइए विपक्ष की नीति क्या है, एजेंडा क्या है? वो केवल बीजेपी अपने आप चुनाव नहीं जीत रही है। बीजेपी अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम्स, अपनी नीतियां, अपने विचार लॉन्च करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसके पीछे बीजेपी खुद नहीं है, इसके पीछे बीजेपी का पूरा थिंक टैंक जो आरएसएस है या उसका जो भी है वो है। मैम आप कुछ अब भी कहिए, आप कह रही हैं कि नहीं। अपने प्रोग्राम को लॉन्च करती है, इस हाँ। वजह से बीजेपी नहीं, चुनाव जीत रही मैं है। ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए हमें आपको डाउन करना, आपको हराना है, तो हम सिर्फ आपको गाली देके और आपका जो है बुराई करके आपको नहीं हरा सकते। एक छोटी रेखा और बड़ी रेखा वाली जो आपने कहानी सुनी ना, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि बीजेपी लोगों की पहली पसंद क्यों है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि विपक्ष इस बात पर विचार क्यों नहीं करता कि विपक्ष के एजेंडास क्या है, ये तो बताए विपक्ष। मुझे किसी पार्टी से, देखिए मुझे तो कहा जाए तो सपा ने यश भारती दिया, तो मुझे कोई सपा से प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मगर यहाँ आके ये समझना हमें पड़ता है कि बीजेपी क्यों आम जनता की दुखती रग को कहीं ना कहीं तो टच कर रही है। अगर ना उसको छू रही होती, मान लीजिए आपने बुलडोजर की बात की, तो ये आज के कुछ सालों पहले आप जाइए जब आम जनता पर विभिन्न तरह के अत्याचार हो रहे थे, तो वो उस समय की दबी हुई कुंठा जो आज निकल रही है। तो हर चीज समाज में, मैं एक एकेडमिक बात कर रही हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं यहाँ राजनेता वाली बात नहीं कर रही हूँ कि हमारा मतलब ये कहने से नहीं होगा हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा नहीं होता है। आपको जनता के मन को लुभाने वाली चीजें आप क्यों नहीं लॉन्च, आपको क्या चीज रोक रही है? आपको क्या चीज रोक रही है? हमको ईवीएम रोक रही है। नहीं, आपको काम करने के लिए ईवीएम से क्या मतलब है भाई? आप समाज में काम करिए ना। तो चुनावी कुकुरमुत्ते की तरह उगना तो काम करना नहीं। अब जनता जागरूक, देखिए अब फर्क क्या हुआ है, विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के कारण, बहुत सारे मीडियम्स के कारण, आप जैसे युवा जो पत्रकारिता का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उन सब के कारण जनता और युवा बहुत जागरूक हो गया है। अब उसको कुछ मुद्दों पर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है कि चला चला वोट दे, चला चला हो चला, एक जन आए कहे चला चला फलक वोट दे, कहा चला हो गया वोट पड़ गया। नहीं, आप कहाँ होते हैं मुझे बताइए ना। आफ्टर 2024 का चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, आप मुझे बताइए कि विपक्ष ने कौन सा प्रोग्राम, कौन सा एजेंडा लॉन्च किया? कहाँ है विपक्ष के नेता? किन घरों में जा रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? मैडम वो तो कहते हैं हम लगातार पीडीए की बैठक कर रहे हैं, जिले में लगातार पीडीए की बैठक चल रही है। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ भाई। मेरे घर में मेरा बेटा तो मेरा पैर छुएगा ही छुएगा, मेरे स्टूडेंट्स तो मेरा पैर छुएंगे ही छुएंगे। मुझे अगर अपना संगीत दूसरों तक पहुंचाना है तो मुझे कोशिश करनी होगी कि कैसे वो मेरा पैर छुए, कैसे वो मुझे सुने, वो भी मुझे सुने। मजबूरी में तो वो, अगर मैं डंडा मार के बुलाऊंगी तो 3 साल जब तक मेरा स्टूडेंट है वो मेरा गाना सुनने आएगा, 3 साल बाद नहीं आएगा। तो ये आप जब अपने प्रोग्राम्स, एजेंडास, पब्लिक वेलफेयर का, पब्लिक को लुभाने वाला, वो कह रहे हैं कि बीजेपी लुभाती है, ये है वो है, आप भी लुभाइए ना। आपको किसने रोका है? उनको तो कलाकारों से भी समस्या है। उन्होंने कहा कि हमने जिनको यश भारती दिया वो सब हम पाला बदल के भाजपा में चले गए। ना ये सदन में कहा है अखिलेश यादव ने, ये सदन में रवि किशन को कोट करते हुए कहा था। एक बात बताइए, मैं धन्यवाद देती हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड दिया। इस बारे में तो मैं भाई कहना पड़ेगा कलाकार के रूप में कि सपा ने एक अच्छा मंच दिया कलाकारों को। लेकिन एक बात ये, वो कहते वो अगर ऐसा कहा उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, ये सदन में है, ये रिकॉर्ड में है मैम। होगा, मैं उस बात को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस बात का जवाब मैं एक यश भारती कलाकार उनसे पूछना चाह रही हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि उन्होंने यश भारती कलाकारों की सुध 2016 में बांटा था, आज 2025 आने वाला है, 9 साल में यश भारतीयों की सुध क्यों नहीं ली उन्होंने?
तो ऐसा नहीं है कि वो जो है मैम एक जानकारी और ये चाहिए थी, क्योंकि ये सदन में उन्होंने कहा था कि हम यश भारती हमने लोगों को दिया और 50,000 महाना पेंशन भी देते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने बंद कर दिया। क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये सरकारी मसले हैं जिसपे विचारों का क्या कहना चाहिए, विचारों का मतभेद है। कलाकारों से ना सपा सरकार को मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, ना कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम थी, और अब भाजपा सरकार में भी मुझे कोई ऐसी समस्या वाली बात तो नहीं लग रही है। और मतलब कोई भाई अभी मैंने सरकारी ही कार्यक्रम किया है, इसके पहले अभी कुंभ में गा के आई हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से भी बुकिंग थी, राज्य सरकार की संस्कृति विभाग की तरफ से भी बुकिंग थी। इसके पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का ये उद्घाटन हुआ तो रामोत्सव में मेरा कार्यक्रम हुआ। तो लगातार मतलब और भी कार्यक्रम जो हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये तो उसको पॉलिटिकल मतलब मुझे लगता है कलाकार का तो इस तरह से बंटवारा मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। मैम आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आप महिला हैं और सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में लगातार सवाल उठाया जाता है। अभी बलिया में हाल ही में एक घटना हुई जिसमें एक दलित बिटिया के हाथ को बांधकर कुछ लोगों ने उसकी हत्या की और पेड़ पे टांग दिया, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हुआ और अमित शाह जी की एक बाइट चलाई गई कि रात के 1 बजे भी बिटिया पूरे श्रृंगार के साथ या तमाम चीजें जो धारण करके वो निकलती है, रात के 1 बजे अगर यूपी की सड़कों पे निकलती है तो सुरक्षित होगी। आप महिला हैं, आप महिला सुरक्षा को लेकर इन 8 सालों में कितना आश्वस्त हैं उस चीजों से? मैं इस अवधारणा के ही थोड़ा सा विरोध करती हूँ कि हमें महिलाओं को सुरक्षा दूसरों से क्यों चाहिए। अगर आप सशक्त महिला की बात करते हैं तो पहले महिलाओं को मतलब देखिए अत्याचार पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो सरकारी उसके लिए नहीं हो रहे हैं कि किसी एक सरकार विशेष को उसको गन पॉइंट पे रखा जाए कि ये इस सरकार में ज्यादा हो रहे हैं, हमेशा हुए हैं। ये इसका रीजन सोशल है, इसका रीजन पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा ही पुराने समय में युद्धों में देख लीजिए महिलाएं ही तो टारगेट होती थी, है ना। तो महिलाओं पर ही अत्याचार होता, बहुत सारे हो तो किससे आपको पता ही है। मेरा ये सोचना है कि अब जब हम 21वीं सदी में आज हैं और हम आज सशक्त नारियां खुद को कह रहे हैं, तो हम अपने सुरक्षा के लिए खुद चिंतित और सजग क्यों नहीं हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जरूरत नहीं है कि हमें पुलिस सुरक्षा मिले। जैसे मैंने सुना कि महिलाएं मांग रही हैं कि हमें रात में देर से निकलने का वो मिले, फ्रीडम मिले। भाई क्यों चाहिए? मैं एक बात इसमें ये जरूर कहती हूँ कि जब रामायण काल में सीता जैसी सशक्त नारी सुरक्षित नहीं थी, उनका किडनैपिंग हुआ, किडनैपिंग ही तो कहेंगे आप, है ना। द्रौपदी के साथ जो हुआ उसको आप क्या कहेंगे? उससे बड़ा अत्याचार मुझे नहीं लगता कि कहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो कहने का मतलब ये पौराणिक आख्यान हमें ये बता रहे हैं कि महिला एज अ जेंडर, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घरों में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? घरों में भी बहुत कुछ होता था, पहले पता नहीं चलता था, अब वो पता चलने लगा है। तो मामले बढ़े नहीं हैं, वो उस बहुत सारे उसके सामाजिक कारण भी हैं कि आज जब हम लोग महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो वो निकलने की तो बहुत ज्यादा वो ठान रही हैं, हमें ये कर देना, हमें वो कर देना, हमें पढ़ाई करनी है, हमें वहां करना है। तो मुझे लगता है पहले फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सशक्त बनना, फिजिकली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से सशक्तिकरण ज्यादा आवश्यक है, बजाय आप खाली डिग्री थमा दे रहे हैं। तो ये महिलाओं की खुद की अपनी लड़ाई है। ये कोई सरकार बताइए, इतनी करोड़ महिलाएं हैं, इतने सारे करोड़ पुलिसमैन आप कहाँ से लाएंगे? तो वो तो जिम्मेदारी उनके पति, उनके भाई, उनके पिता को उठानी है ना। तो समाज आप देखिए, आप देखा जाए इन जनरल ऐसे नहीं है कि योगी सरकार में चलती हुई महिला के ऊपर कोई आक्रमण हो जा रहा है। फर्क तो आया, ये बिहार बदल गया, यूपी बदल गया, बहुत फर्क तो आया है। मैम आपने कहा कि महिलाओं को फ्रीडम चाहिए ही क्यों? नहीं, ये ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ नहीं, आपने जो ये कहा कि जो रात में निकलने की महिलाएं बात कर रही, क्यों निकलना है? अगर महिलाएं काम करेंगी, महिलाएं काम करती हैं, आज
महिलाएं प्लेन भी उड़ाती हैं, महिलाएं तोप भी चलाती हैं, बॉर्डर पे महिलाएं खड़ी हैं, तो रात में निकलना, दिन में निकलना, ये सीमाएं क्यों महिलाओं के लिए क्यों तय होना चाहिए? ये नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल आपने उसको थोड़ा सा शायद अदरवाइज लिया। देखिए, जो महिलाएं, जिन महिलाओं की आप बात करें जो प्रोफेशनली रात में बाहर जाना, जिनका प्रोफेशन है, तो लेट मी टेल यू कि उनको उनकी ऑफिस की कैब या सुरक्षित गाड़ी छोड़ने और लेने आती है। ठीक है, तो जब महिलाएं इस तरह के प्रोफेशन में होती हैं, होटल बिजनेस में या कॉरपोरेट बिजनेस में या मतलब जो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां महिलाएं हैं, वो तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो रात में असुरक्षित निकलती हैं, और वो प्रोफेशनल, उनको ऑब्वियसली वो उनका प्रोफेशन है, वो जाएंगी ही। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि महिला, हम लोग खुद, मैं कलाकार हूँ, रात में आना जाना पड़ता है, हमें तो सारे प्रोग्राम्स ही रात में होते हैं। मगर उस समय की जो एक जनरल सजगता की मैं बात कर रही हूँ, मैं सुरक्षा की, मैं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर की बात कर रही हूँ। आप देखेंगे ज्यादातर जो देखिए यहाँ पे कोई, मैं एकदम वो बात नहीं कर रही हूँ कि एकदम इतने % इतना ये, मगर ज्यादातर आप एक्सीडेंट्स उठाएंगे, जब जो घटनाएं हो रही हैं उसमें से ज्यादातर तब होती हैं जब बिना किसी कारण महिला निकली है। तो जब वो सुरक्षित, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी आर्मी ऑफिसर पर कुछ इस तरह का हमला हुआ जो महिला है, या एस्ट्रोनॉट पर हुआ, या इस तरह की। अभी एक खबर आई थी मैम, ट्रेन में एक लेडी स्टाफ थी, आरपीएफ की स्टाफ थी, जिसके साथ रेप किया गया, उसको चाकुओं से गोदा गया, चलती ट्रेन में हुआ ये। तो ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ मैम होती ही रहती हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए, जैसे आपने कहा कैब के साथ, कैब लेने आती है, तो ये समाज है, जितना इंसान मैम एक पुरुष है, उतना इंसान एक महिला भी तो है। तो ये सुरक्षा पुरुषों के लिए बड़ी फ्री हो जाती है, सारी चीजें फ्री हो जाती है, महिलाओं के लिए नहीं हो पा रही है। ये ऐसा समाज क्यों बना? ऐसा समाज, ये तो देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, लंबा आंसर हो जाएगा। ये इसके कारण जो है बायोलॉजिकल है, सोशल है, और हमारे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि छोटी सी ही बात कह रही हूँ, जो मुझे लगता है कि आज भी पुरुष के दिमाग में ये होता है कि हमें अपने पुरुषत्व को, ये हमारी माताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लड़का और लड़के को महिला का रिस्पेक्ट करना, एज अ जेंडर, लड़की एज अ जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। मुझे लगता है जिस दिन पुरुष लोग स्त्री सूचक गाली देना बंद कर देंगे, मुझे लगता है 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब पुरुष अपनी किसी भी तरह से अपना जो है ना, एक फ्रस्ट्रेशन, पुरुषत्व, या वो एक बल प्रयोग महिला पर करना चाहता है, तो वो प्रॉब्लम सोशल और साइकोलॉजिकल है, और वो बायोलॉजिकल, ये कोई मतलब, मेरे कहने का मतलब बायोलॉजिकली मेन आर डिफरेंट फ्रॉम वुमेन। औरतें और मर्द अलग अलग हैं, तो किसी भी पायदान पे हम समान तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम एक बैलेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो फिर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज जो हमारा था, वहाँ मामला थोड़ा ठीक ठाक था। एक दूसरे के क्षेत्र में बहुत, जब तक जरूरत नहीं हो तब तक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, पुरुषों का महिलाओं के क्षेत्र में और महिलाओं का पुरुषों के क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारियां अशक्त थीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारी दादियां, नानियां, परदादियां थीं वो अशक्त थीं। ये प्रॉब्लम एक वेस्टर्न सोसाइटी में एक अभियान शुरू हुआ जिसको आप नारी सशक्तिकरण, वुमेन लिबरेशन कहते हैं, लिबरेटेड वुमेन, वुमेन लिबरेशन। और हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ तो महिलाएं पहले से ही लिबरेटेड और स्वतंत्र थी। हमें ये बताया गया कि तुम्हारे लिए घर में रहना मूर्खता है, तुम बाहर निकलो, तुमको बाहर निकलना चाहिए, ये क्या घर में रह के सारे दिन चूल्हा चौका करती रहती हो। तो मतलब ये क्या पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रही हो? क्या हमारी पुरखिने वो साक्षर, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, मगर वो शिक्षा क्या, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन वो अपना काम बखूबी जानती थी और बहुत बहुत विशेषज्ञता के साथ जानती थी।
तो वो कहाँ अशक्त थी भाई? आपने सशक्तिकरण की परिभाषाएं बदली। आपने गाय को कहा कि तुम्हारा दूध देना गलत है, तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा। अब जब आप गाय को कुत्ता बनाएंगे तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि शिक्षा प्रॉब्लम है। हमने एक ही तरफ ध्यान दिया कि नारी को सशक्त कर दो, नारी को बाहर निकाल दो, मगर दूसरी तरफ हम भूल गए कि उस स्थिति के लिए पुरुषों को भी एजुकेट करो, उनको मानसिक, शारीरिक, सोशल हर तरीके से तैयार करो वुमन को अपने साथ देखने के लिए। महिला को अपने बराबर, या तो हम महिलाओं को देवी बना देते हैं या फिर हम बिल्कुल ही उनके साथ मतलब अत्याचार पे ही उतर आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये समस्या हमें पहले वुमेन लिबरेशन के पहले हमें मेन साइड बाय साइड करना पड़ेगा। जब माताएं ये कहेंगी कि मतलब बेटे भी खाना लगाएं, उठो, मतलब अभी ये होता है कि बेटा घर से कब आया है तो लड़की खाना देगी या माँ खाना देगी। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन का विषय होगा। इस पर मतलब बहुत लंबे डिस्कशंस हो सकते हैं, मगर ये डिसबैलेंस का मामला है। ये नारी सुरक्षा से ज्यादा सामाजिक असंतुलन का मामला मुझे लगता है। मैम, आखिरी प्रश्न आपसे लूंगा, विकास की बात करेंगे। प्रतापगढ़ के विकास को इन 8 सालों में आप कैसे देखती हैं? कैसे कितना बदला प्रतापगढ़ इन 8 सालों में? क्योंकि ये जो ये सरकार रही है सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, और कितना आपको जमीन पर दिखता है प्रतापगढ़ में, कितना आपको दिखाई? आखिरी प्रश्न मेरा आपसे। देखिए, दिख तो रहा ही है, विकास हर चीज में दिख रहा है। ये हो सकता है कि थोड़ी गति कोई समझे कि इतना होना चाहिए, इतना नहीं हुआ, उतना होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। शिक्षा की बात करें, नए विद्यालय खुल रहे हैं, सरकारी तंत्र पे भी काम हो रहे हैं। कम से कम इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा सरकारी कार्यक्रमों का लोगों को जानकारी हो रही है, सरकार क्या चाहती है, पारदर्शिता बढ़ी है। मतलब इंटरनेट के कारण और बहुत सारे जो हमारे मतलब सोशल मीडिया वगैरह, इनके कारण सरकारी कामकाज के साथ पारदर्शिता बढ़ी है। हमारे युवा प्रतापगढ़ के ज़्यादा जागरूक हुए हैं टुवर्ड्स, उनको कॉन्शियसनेस बढ़ी है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, राजनीति के तरफ, हर तरफ, है ना। लेकिन ऑब्वियसली विकास ऐसी चीज़ है जो कभी पूर्ण नहीं होती, तो वो तो चलता रहना चाहिए। हाँ, कलाकार के रूप में मैं ये एक सपना देखती हूँ कि प्रतापगढ़ में एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हो, एक बड़ा ऐसा सेंटर हो जहाँ लोग कलाओं की बात और समझ पैदा कर सकें, जहाँ बच्चों को कलाओं की तरफ, क्योंकि कलाएं ही हैं अल्टीमेटली जो इंसान को मतलब जिसमें मानवीय गुण पैदा करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग आपको एक कमाऊ बेहतर मतलब आपको एक बढ़िया इंजीनियर बना सकता है, मगर आपको सेंसिटिव संवेदनशीलता के लिए कलाओं की तरफ आना पड़ेगा। वो मैं कलाकार के रूप में मैं ये चाहूँगी कि जब कलाओं पर बहुत बड़े लेवल पे प्रतापगढ़ की चर्चा हो, और ईश्वर ने चाहा तो कभी ऐसा कुछ मैं हो सकता है करूँ। मेरे एजेंडा में, मेरी योजना में कुछ चीज़ें हैं, उनका बात अभी करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ थी शिवानी मतनहलिया मैम। ऐसे ही तमाम विभूतियों से, हम प्रतापगढ़ की तमाम विभूतियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। कैमरे के पीछे से हमारे साथ सनी कुमार मौजूद है। मेरा नाम है उत्कर्ष।